गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम। इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो चुका होगा। कहा ही जा रहा था कि आज से फिर मौसम थोड़ा बदलेगा और अगले 2-3 रोज तक कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश होगी। शुक्र है। वैसे हाँ, गर्मी पता है वैसे शुएब, ऑनेस्टली जब बारिशें हो रही होती हैं तो हाँ जाहिर है हम गंदम की कटाई की जिस तरह बात कर रहे हैं, वक्त वो फसलें उनका नुकसान होना, ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन लिटरली जब 2 या 3 दिन एक लगातार गर्मी पड़ रही है ना जिस तरह की है, सो उसके बाद आपका दिल यही कर रहा है कि बारिश हो जाए। हालांकि देखो अभी गर्मी लेट आई है थोड़ी सी, वरना शुएब अभी गर्मी आई नहीं है सही वाली। हाँ, अभी वो जो मई जून जुलाई अगस्त, ये जो 4 महीने, ये 4 महीने मतलब टिका के गर्मी पड़ती है। लेकिन इस वक्त हम अप्रैल में देखें, अप्रैल का जो स्टार्ट हमने देखा उसमें हमने ठंड देखी अच्छी खासी कि दोबारा से स्वेटर्स निकल आई, रजाइयाँ अभी तक वैसे कश्मकश में है ना सारे। अच्छा, हमने इसे पैक कर दिए। अब लग रहा है कि अब नहीं ठंड। अच्छा, पता नहीं अब बारिश होने लगी है, सोच लें दोबारा कि जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो अल्लाह करे जी ये बारिश रहमत की बारिश हो हर जगह, पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पर भी, इवन पूरी दुनिया में। क्योंकि ज़ाहिर है हम हर जगह के जब सिस्टम्स की बात कर रहे होते हैं तो हम ये ज़रूर जिक्र करते हैं कि जो बारिश है रहमत की बारिश हो। प्रोग्राम में आज जो आगाज़ में हमें आपको दिखानी है एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो कि पिछले 3-4-5 दिन से हम देख रहे हैं कि उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। रूह परवर मनाज़र हैं खाना काबा के, बैतुल्लाह शरीफ के। क्योंकि हज से पहले जिस तरह की तैयारी होती है और उसमें ज़रा ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली तो एक मामला होता है, लेकिन वो जो पूरी उसकी सफाई और ग़िलाफ़े काबा को जैसे फ़ोल्ड करके ऊपर तक रखना, फिर सफ़ेद चादर नीचे लग जाना, जो कि हज की तैयारी और हज की निशानदेही करता है। तो इस बार जो उसकी तैयारी हो रही है उसमें कई दफ़ा ऐसे लम्हात आए कि जब वो ग़िलाफ़े काबा पूरा हट गया तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ये नज़ारा देखा है। जबकि बिलखुसूस ही जो इस वक्त आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, खाना काबा, उसका जो दरवाज़ा है मुल्तज़िम भी हमें नज़र आ रहा है। वो सारी वो जो जगह है, एक तो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी जगह, और फिर इस तरह से नज़ारा वहाँ का, तो लोग बहुत ज़्यादा इसको शेयर कर रहे हैं। वो लोग कितने खुशकिस्मत हैं जो कि जिन्होंने वहाँ पर ये देखा, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। बिकॉज जब इस तरह की कोई भी हम चीज़ें देख रहे होते हैं तो होता है कि अच्छा वहाँ पर मौजूद हों। खैर हम भी खुशकिस्मत हैं कि ये इमेजेस हम तक पहुँची। वीडियो इस वक्त हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ दिन से सर्कुलेट कर रही हैं। बट ऑनेस्टली दिल तो यही करता है कि बस इंसान उड़ के वहाँ पर पहुँच जाए। सही बात है। और ये वाकई मुकद्दर वालों की के नसीब में होता है, जिनका नसीब जो है वो जाहिर सी बात है अल्लाह सबको वहाँ सबको बार बार बुलाए। और हर किसी की जिसकी भी ख्वाहिश है जो अब तक नहीं गया, इंक्लूडिंग मी, ये है कि अल्लाह बहुत जल्द जो है हम सबका बुलावा हो वहाँ पे। और इस वक्त चूँकि ज़ाहिर है अब हज की तैयारी है तो इसलिए ज़ाहिर है अब हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रश भी कम है, लोकल्स ही हैं ज़ाहिर है सिर्फ इस वक्त। आहिस्ता आहिस्ता भी वो जो हज के जो इंतज़ामात हैं वो उसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान से भी ज़ाहिर है जितने आज़मीन हैं वहाँ पे पहुँचेंगे, पूरी दुनिया से। बिलखुसूस अगर हम मुस्लिम ममालिक में अगर बड़े मुल्कों की बात करें तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ से, मतलब इंडिया नॉट मुस्लिम कंट्री के ज़रा वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की और वो वहाँ पर जाते हैं। तो ऐसे में ज़रा उसकी तैयारियाँ हर मुल्क अपने अपने तौर पर कर रहा होता है, और इसी तरह से इस वक्त वहाँ पर जो तैयारी है उनको वेलकम करने के लिए आज़मीन हज को वो वहाँ पर जारी है। प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे। सबीन, कल हम एक बात और कर रहे थे कि आई डोंट नो, ब्रेक में हम कर रहे थे, लाइव में तो हमने बात नहीं की थी, रोटी से मुतालिक ना, कि अच्छा रोटी छोड़ देनी चाहिए। कुछ लोगों की बात बोला था और मैंने कहा था, शुएब ने कहा आज से मैं रोटी छोड़ रहा हूँ, मैं रोटी नहीं खा रहा। तो मैंने शुएब को कहा सब कुछ खाना चाहिए, हाँ सही बात, लेकिन पोर्शन कंट्रोल होता है कि आपका और आपका लाइफस्टाइल होता है। आप अगर रोटी नहीं भी खा रहे, आप बाकी प्रोटीन इनटेक और ये वो आप तब भी ले रहे हैं, तब भी अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे, आपका लाइफस्टाइल जो है वो सही नहीं है, तो उसके भी नुकसान आते हैं, किडनी पे नुकसान आते हैं। हाँ, कल हुआ ना मेरे साथ। कल हुआ ये कि मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगा रोटी, मैंने घर जाकर नहीं, मैं तो रोटी नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ रेड बीन्स है वो खाऊंगा और कबाब खाऊंगा। तो कुछ देर बाद ना मैं वीकनेस मुझे फील होना शुरू हो गई। आई डोंट नो क्यों, शायद मैं थोड़ा हेक्टिक रूटीन थी कल मेरी। तो घंटे बाद मेरी बेगम कहती है, हाँ क्या किया आपने कल? हेक्टिक रूटीन? ट्रेल पे गया था ना, मैं वही कहती हेक्टिक रूटीन थी आपकी कल। मैं यहाँ से तो आप फ्री हो गए, तो उसके बाद तो यहाँ की रूटीन की बात नहीं कर रहा, बट वैसे चूंकि ट्रेल पे गया था, घूमने फिरने गए थे। ओके, हाँ कह सकते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ? तो हुआ ये कि मेरी बेगम ने मुझसे कहा फिर क्या करूँ, रोटी फिर बनाए? तो मैंने बनाओ फिर कल से कर लेंगे।
अच्छा, मैंने कहा है अभी खा रहा हूँ, फिर रात में नहीं खाऊंगा। तो रात में फिर मैंने कहा यार आज फिर ऐसे लग रहा है कि वीकनेस हो रही है, अभी खा लेता हूँ, कल से देखेंगे। ओके, मतलब कल मैं नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि रोटी कम करनी चाहिए, कम तो करनी चाहिए, वही कह रही हूँ, पोर्शन कंट्रोल है कि अगर आपको लगता है रोटी खाएं रोटियां ना खाएं, और अगर एक रोटी भी आपको लगता है कि वो आपके स्टमक पे हैवी हो रही है तो आप उसको थोड़ा सा कम कर दें, उसकी क्वांटिटी हाफ पे चले जाएं, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें। उससे आप बहुत, क्योंकि हमेशा जो मतलब हमारा दीन भी जिस तरह कहता है कि बिल्कुल पेट भर के आपको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप बिल्कुल पेट भर के खाते हैं ना तो उस टाइम पे आपके डाइजेशन इश्यूज़ और ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल एंड एवरीथिंग। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि लाइफस्टाइल अपना बेहतर करें, घूम फिरें, ट्रेल पे जाएं, वॉक, कुछ नहीं होता तो वॉक कर लें, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन ट्रेल पे अगर जा रहे हैं या हाइकिंग आप करते हैं तो उसके लिए फिर आपने प्रोटीन डाइट और अच्छी करनी है, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मसल लॉस होता है। ध्यान आया कि मैं बड़ी देर से गलत कैमरे की तरफ देख रही थी, तो मैं महंगी लग रही होंगी इस वक्त। मैंने कहा बताओ तो नहीं, बता दो कि तुम ठीक हो। मैं यही कह रही, मैं आपसे ही कैमरे की तरफ देख रही हूँ। कैमरे का मेरा एंगल गलत था उस टाइम पे कैमरे की तरफ। सो सबीन ठीक है, मसला ये था कि उसने गलत कैमरे में देख लिया। हाँ, ये था, ये इस तरह कर बिल्कुल ऐसा ही था। चले नाज़रीन, हमें बढ़ने आगे। जो अभी हमने बात की ना डाइट की, पोर्शन कंट्रोल की, क्योंकि वेट लॉस है, वेट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो छोड़े मत कुछ भी। एक अच्छा ट्रेनर भी आप देखें, वो भी जब आपको बताता है, वो आपको बताता है कि आपने किस तरह से कंप्लीट मील लेना है, क्योंकि जो कार्ब्स छोड़ते हैं ना, कार्ब आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शुगर ज़रूरी है उसके लिए, कार्ब्स आपके लिए बहुत, आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिल्कुल जीरो कार्ब पे चले जाते हैं ना लोग, वो वीकनेस, बाल झड़ना, स्किन ड्राई होना, स्किन पे झुर्रियाँ आ जाना और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। यू नो, चाय में चीनी और वो जूस अगर बन रहा है नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, जो नेचुरल कोई है तो ठीक है, वो भी कंट्रोल्ड फॉर्म में, लेकिन एडेड शुगर नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलें, इस पे मैंने और सभी ने कुछ बात की है अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन से मुताल्लिक। आगे हम सेगमेंट करेंगे इस पर आज। अभी एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तो हम हमेशा बात करते हैं कि फाइनेंशियली, स्पेशली हम ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की हम बार बार बात कर रहे होते हैं। बट पैसे अगर आपके पास हों, अक्सर हम लोगों को कहते सुना है कि हमारे पास पैसे हैं लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा हम इनका क्या करें। नहीं, दूसरी बात भी होती है ना, पैसे आ रहे होते हैं, कहते हैं जा ज़्यादा रहे हैं। एग्जैक्टली कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मुश्किल से मीट कर पा रहे हैं। लाइफस्टाइल हमारा ऐसा बन जाता है कि आप जितने कमाएं वो आपको कम लग रहा होता है। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी है कि आपको फ़ायदा हो, कि आपका पैसा सिर्फ बैंक में ही पड़ा हुआ है। क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जो बैंक में पड़ा पैसा आप समझेंगे वो डिवैल्यू हो रहा है। सादी सी बात है, आप उसको इन्वेस्ट करें। योर मनी शुड नॉट चिल विद अदर मनी इन द बैंक। तो फाइनेंशियल लिटरेसी ये टर्म, ये हम हमेशा सुनते आते हैं लेकिन इसके बारे में आगाही नहीं है ना। हमें घर में इस बारे में बात की जा रही होती है हमारे साथ, ना कभी किसी इंस्टीट्यूशन में हम देख रहे होते हैं कि इसके बारे में जिक्र हो रहा होता है। और फिर एंड में क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है इंस्टेबिलिटी में बदल जाती है, चाहे आप जितना भी कमा रहे हो। तो आज इस हवाले से बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेसिकली है क्या, कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से आप जो आपका पैसा आपके पास है उसमें आप अमीर वाकई फील भी कर सकते हैं। हाँ, मेरा शोएब वाला हाल ना है। हाँ, समीन जैसे तो मुझे कहती रहती है, हम जनरली आपस में बात करते हैं ना, सेव करो हर बंदे मुझे कहते रहते हो। मैं हर दिन जाके एक नया, मैं पूरा महीना शोएब को कहती हूँ, शोएब अच्छा तुम इधर लगाओ पैसे, ऐसे करो, ये करो, वैसे करो। और पूरे महीने में मेरे को एक ऐसी चीज, मतलब ये तो छोटी छोटी चीजें करके ना, तो मैं इसको मतलब एक ही दफा जाती है, और मैं एक ही दफा जाती है, कोई एक चीज ऐसी ले लेती हूँ कि मेरे पूरे महीने की तनख्वाह। मीम्स बनी नहीं है ना कि अच्छा भला अमीर हो रहा होता हूँ कि एक महंगी चीज खरीद के फिर गरीब हो जाता हूँ, और वो चीज लिटरली मैं इस्तेमाल भी नहीं करती उसके बाद। तो ये जो बेसिकली ये फाइनेंशियल लिटरेसी का मसला है। एग्जैक्टली। भले जितने मर्जी हम अवेयर हों, थोड़े बहुत मसाइल होते हैं। तो आज इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कितनी ज़रूरी है एज अ होल हम सब के लिए समझना फाइनेंशियल लिटरेसी को। तो उन्हीं के एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के एक्सपर्ट हैं जिब्रान सिद्दीकी साहब। ही इज़ हेयर इन इस्लामाबाद, कराची से इनका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह जिब्रान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।
व्हाट्स योर ओपिनियन जनरली स्पीकिंग, जब हम लोगों से गुफ्तगू करते हैं या हम ऑब्जर्व करते हैं, हमें क्या समझ आता है कि वाकई फाइनेंशियल लिटरेसी का फुकदान है? बहुत बड़ा फुकदान है और इसके बहुत सारे डायनामिक्स हैं। आप देखें, पहली एग्जाम्पल है स्टॉक एक्सचेंज की। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस साल 5 लाख इन्वेस्टर्स हैं। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है, 5 लाख इन्वेस्टर्स बहुत कम है जी। और जगह जगह ये रिफ्लेक्शन है। बैंक में अकाउंट्स कितने हैं, ख़वातीन की इंक्लूजन कितनी है, और उन सारी चीज़ों का अगर आप एक नटशेल या एक जुज़ निकालें तो दैट इज़ वो रिलेटेड है फाइनेंशियल लिटरेसी से, क्योंकि दैट लीड्स टू इंक्लूजन। तो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा फुकदान है एक्चुअली। कुछ हो भी रहा है इससे मुताल्लिक? काफ़ी कुछ हो रहा है और उसमें जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर इनिशिएटिव है पाकिस्तान में पहली मर्तबा, सबसे ग्रैंड एक्चुअली आप कहेंगे, हमारी आइसोलेशन में कुछ डिफरेंट छोटे छोटे आप समझ लें एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। स्टेट बैंक हैज़ बीन फिनोमिनली एक्टिव, लेकिन उसे एक बड़ा कलेक्टिव एफर्ट के साथ हमने फॉर द थर्ड टाइम वी आर डूइंग इट इन इस्लामाबाद। 2 बार हम पहले पाकिस्तान में कर चुके हैं। मैं जल्दी से आपको बता दूं, मनी मैटर्स वेल्थ एक्सपो पाकिस्तान में तीसरी मर्तबा हो रही है। इस्लामाबाद इस बार हमने चुना है और आइडिया ये है कि हमने इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, हैदराबाद, सक्खर और तमाम छोटे बड़े शहरों में जाना है। अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ वेल्थ एक्सपो है क्या और मनी मैटर्स वेल्थ एक्सपो का आइडिया क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया में कोई 17 एग्जीबिशंस होती हैं ग्लोबली, यानी अमेरिका में, चाइना में, इंडिया में, यूएई में, ऑलमोस्ट आप यू नेम इट वी हैव इट। आई मीन फॉरेक्स एक्सपो के नाम से, मनी एक्सपो के नाम से, और भी इसके मुख्तलिफ वेल्थ एक्सपो के नाम से। पाकिस्तान में ऐसा कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था। हमारे पास आईटी का प्लेटफॉर्म है, हमारे पास खाने पीने का प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वेल्थ नहीं है। जबकि अगर आप सेंटर पॉइंट देखें या अगर आप इसका बॉटम लाइन देखें तो तमाम चीज़ें रिवॉल्व करती हैं आपकी इकॉनमी से। इकॉनमी रिवॉल्व करती है या जो बेस करती है वो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर और इंक्लूसिविटी के ऊपर, और इवेंचुअली आपकी हैप्पीनेस भी इसी पे बेस कर रही होती हैं। आपकी जेब में पैसा है तो आप मुतमईन भी हैं। ऐसे ही है ना, मोस्टली आप अच्छी लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। अब मसला ये है कि सिर्फ पैसा होना काफ़ी नहीं होता। आपने बड़ी अच्छी बात की थी अभी स्टार्टिंग में कि पैसा बैंक के अंदर डेप्रिशिएट होता रहता है। और बहुत ज़्यादा ये जो अभी केओटिक मामलात हैं पाकिस्तान में, इन्फ्लेशन है, फिर क्राइसिस हैं, आप देखते हैं कल कुछ और रेट्स होते हैं, आगे कुछ और होते हैं, उसके बाद तो पैसा और ज़्यादा हमारा डॉलर डिपेंडेंट पैसा है, वो भी बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है। तो ऐसे में पैसे की बहुत अलग अलग किस्म की यूटिलिटी निकलती है और बड़े डिफरेंट होराइजन्स निकलते हैं। हिस्टोरिकली ऐसा रहा है, मैं पहली बार में बहुत कुछ बोल जाऊंगा, माजरत इसके लिए कंप्लीट कर लें। तारीख़ में ये हुआ है कि पाकिस्तान में जितनी भी अवेलेबल टूल्स हैं वो पहली बात बड़े ही साइलोज़ में और बड़ी आइसोलेशन में डिस्कस होते थे। सिलेक्टेड लोग उस पर बात करते थे। फिर बड़े अलग अलग किस्म के मसाइल थे, हलाल हराम के मसाइल थे, क्या सही है क्या गलत है। कोई सेंटर कम्युनिकेशन नहीं थी, सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन नहीं थी कि स्टॉक्स में जाना चाहिए या नहीं। कमोडिटीज़ यानी सिल्वर गोल्ड को ट्रेड कैसे करें, कोई है इसके लिए जो एक्टिवली काम कर रहा है। फिर उसके बाद अब वर्चुअल एसेट्स आ गए हैं, उसमें आपका क्रिप्टो है, इसकी लेजिटिमेसी एक बड़ा सवाल बन गई है। अब तो उस पे काम हुआ ना, और अब काफ़ी अलाउ कर दिया ना जी, अकाउंट्स के लिए। बिल्कुल काफ़ी प्रोग्रेस आई है, पूरा वो भी बना दिया है पीवारा के नाम से। तो ये टूल्स जर्नली लोगों को अवेलेबल नहीं है और इस आड़ में बहुत सारे लोग डिजिटली इसके साथ अलग लोगों के साथ स्कैम्स कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके हमने ये बनाया है एग्जीबिशन, जिसमें लेजिटिमेट कंपनीज, टॉप टियर कंपनीज, तमाम म्यूचुअल फंड्स, तमाम इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की बात कर लें, 1-1.5% है 25 करोड़ लोगों में, जो कि कितना बन जाता है 25 करोड़ का 1% मेरे ख्याल से 2.5 लाख भी नहीं बनता। बिल्कुल ऐसे ही है तकरीबन। तो 2.5 लाख लोगों के पास इंश्योरेंस है, जबकि इंश्योरेंस इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। क्योंकि मैं इंश्योर्ड नहीं हूँ, आप हैरान होंगे, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरी इंश्योरेंस हो, मेरी फैमिली की इंश्योरेंस हो, ताकि हम कवर्ड हों, क्योंकि हमारी मेडिकली कवर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अंडर वन रूफ विद एक्सपर्ट्स लोगों के साथ जो इसके ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं, वर्कशॉप करवाते हैं, और देन यू गो आउट
और तमाम एग्जिबिटर्स बैठे होते हैं एंड यू सब्सक्राइब इंस्टेंटली. Okay. So this is for the first time happening. I believe I have been very explicit about it. और लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? It's absolutely free. ओके आप ऑल्दो आप रजिस्टर करवा लें ऑनलाइन डिजिटली एट द एंट्री एट द वेन्यू, लेकिन इट्स टोटली फ्री फॉर यू. ओके ठीक हो अच्छा, ये तो ज़ाहिर है हम इस एक्सपो से मुतालिक बात करें, बट जनरली जहाँ पे एक्सपो नहीं है या नहीं हो रहा या कोई नहीं जा सकता, कोई भी जिसकी एक सर्टेन इनकम है, नॉर्मली हम देखते हैं कि सिर्फ अगर उसने कुछ पैसा बचा लिया तो वो खुश हो जाता है कि आई हैव सेव्ड मनी. उसमें से अगर एक चंक उसने बचा लिया है, फॉर श्योर दैट्स नॉट इनफ, राइट? उसे हमने कहीं पे तो सर्कुलेट करना है, हमें सर्कुलेट नहीं करना आता. अब ये जो आप बात करें इंश्योरेंस की या म्यूचुअल फंड्स की या स्टॉक्स की, ज़ाहिर है ये इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है. जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम करेंगे नहीं कुछ. सो उसमें जो एक आम नोशन होती है क्या करें, तो उसमें जवाब क्या है फिर, कहाँ जाएं? यस, देखें ये सारे डिजिटली तो इस तरह की बहुत ऑप्शंस हैं. अब यही मसाइल हैं. लिटरेसी हमारे लिए फुकदान इसीलिए था कि कहाँ जाएं. ऑनलाइन कितना हद तक चीज़ों के ऊपर रिलाई किया जाए. आप और हमारी अभी मंतक वही है कि हम देख के चीज़ों को पसंद करते हैं. आगे की जनरेशन बड़ा जल्दी ट्रस्ट गेन कर लेती है, लेकिन अगर आप मिलेनियल्स की बात करें या बेबी बूमर्स की बात करें तो उनके लिए ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा रहा है. जब तक जाएंगे नहीं वो शॉपिंग भी नहीं करते. तो आई थिंक देखें स्टेट बैंक के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, स्पेशली फाइनेंशियल लिटरेसी को लेके बहुत सारे बैंक्स इस पे बड़ा एक्टिवली काम कर रहे हैं. लेकिन द प्रॉब्लम इज़, मैं आपको इसका जो मुझे लगता है, हम पैसे को इस तरह से चैरिश नहीं करते, इन्जॉय नहीं करते, इन्वेस्टमेंट को समझते ही नहीं है. इसको हम ना आर्ट समझते ना साइंस समझते. हम करते ही नहीं है. हाँ, कुछ हम क्या, फॉर एग्जांपल सैलरी आती है तो हम ये नहीं देखते कि अच्छा क्या करना है, सीधा सीधा अच्छा ये बिल में जाना है, ये इधर जाना है, करते करते उसके बाद रूटीन में चल रहे होते हैं और 14-15 तारीख को कहते हैं ख़त्म हो गए. सो वी डोंट मेक बजट एक्चुअली, एंड वी डोंट नो कि हमने कहाँ पर बाउंड्रीज सेट करनी है अपने पैसे को लेके भी. बिकॉज अगर हम 10,000 की ग्रॉसरी करें, लेट्स सपोज 10 में तो हो ही ना जाए आजकल, लेकिन लेट्स सपोज अगर करें तो वी डोंट नो कि उसमें से आपने किस तरीके से कम पैसों में भी आप कर सकते हैं. क्या चीज़ें जो कि ज़रूरत की नहीं हैं, अक्सर वो एक्स्ट्रा हैं जो सिर्फ आपके किचन में होती हैं और आपके इस्तेमाल में भी नहीं होती, और आप अगर उसको इस्तेमाल ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे. तो मे बी वो थोड़ी जो एक चंक जो आप बात कर रहे हैं वो अगर बचाना शुरू कर दे तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो सकता है. लोग इस बारे में बात नहीं करते. आई एम सो ग्लैड कि किसी ने ये बात की है. लोग समझते हैं पैसा ज़्यादा कमाना, फिर उसे ज़्यादा कमा के ज़्यादा खर्च करना बहुत बड़ा कमाल है. लेकिन आपने जो पॉइंट रेस किया है, हाईलाइट किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है. पैसा सिर्फ स्मार्ट तरीके से स्पेंड करना, टाइमली वाइजली इसको इन्वेस्ट करना, सेव करना, बजट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक काम 10 रुपये में भी हो सकता है, एक काम 2 रुपये में भी हो सकता है. इसको बहुत अच्छे से डिवाइस करके स्पेंड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ये भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ लोगों को ये एवेन्यूज़ ना दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करें, फिर सेविंग. इसको सिंपल करें. पहले सोचें कि इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, फिर इसको बजटिंग करें, फिर इसके बाद सेविंग को रेगुलर करें, और फिर इन्वेस्टमेंट का एक बाकायदा तौर पे उनकी इनकम का पोर्शन हो जो रेगुलरली डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें. डज दैट मीन कि एवरी मंथ जब आपको सैलरी मिलती है आपको बैठ के उसका बजट बनाना चाहिए? यस, बजटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और व्हाट डू यू थिंक, नो मैटर जितनी भी आपकी सैलरी है, कितना परसेंट आपकी सजेशन में वो आपको पहले से साइड पे कर देना चाहिए सेविंग की मद में? बिकॉज हम अक्सर ये करते हैं कि इनकम आई, स्पेंड हो गए, बच गए तो बच गए, वरना फिर ना सही. लेकिन वाइज लोग तो ये कहते हैं कि पहले आप उसमें सेविंग का पोर्शन साइड पे कर दें और फिर उसमें से आप एक्सपेंस करें. कितना पोर्शन सेव करना चाहिए, परसेंटेज ऑफ द सैलरी? देखें, सेविंग इफेक्टिव नहीं है हमारी जैसी इकोनॉमीज़ के लिए. ठीक है. हमारे लिए आइडियल ये है कि हम 5% सेविंग करें. ओवरऑल बजट को इस तरह से क्लासीफाई करें, ऑल्दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू बाय मिनिमलिज्म, बाय अप्लाइंग मिनिमलिज्म. आप कोशिश करें कि आप कोई 25-30% हर महीने एलोकेट करें और आप उसको बजट करें, और उसमें से आप तकरीबन 20% इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाएँ. 5% आप सेविंग की बात करें, बिकॉज सेविंग नेवर going to pay you back. Investment is going to be. ओके, तो 25% को आप साइड पे करके 20% उसमें से इन्वेस्ट कर दें और 5% को रख लें
यूज़ करने के लिए अदरवाइज। Yes. अच्छा, इन्वेस्टमेंट से डरते बड़े हैं लोग ना कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ पे कर दिया इन्वेस्ट तो क्या होगा, और वाकई लोग गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर देते हैं। I've done that, you know. Yes. और फिर रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है, एंड स्टिल यू नो रिकवरी चल रही है, एंड इट्स बीन 3 years, राइट? जी। ऑलमोस्ट 3 years, यस। सो स्कैम्स भी हैं मार्केट में काफ़ी ज़्यादा। सो किन बातों का ख्याल रखा जाए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, स्कैम ना हो जाए, कि आपके साथ स्कैम ना हो जाए, या इस जगह से आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है? अब वो देखिए, कुछ लोग रियल स्टेट में करते हैं, कुछ गोल्ड में करते हैं, आजकल सिल्वर का बड़ा रुझान है, सिल्वर में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो सकती है? देखें, इन्वेस्टमेंट एक परमानेंट रिजॉल्व होता है, ये कोई शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं होते हैं। अगर आप इस बात को लेके डिसाइसिव हैं, कंक्लूसिव हैं और यू अंडरस्टैंड इट दिस वे, तो आप सेफ सिक्योर हैं, वरना गलतियां आप करेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेके ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको अंडरस्टैंड करना होगा आपकी बर्दाश्त क्या है, आपका एपेटाइट क्या है रिस्क को लेके। 5%, 10%, मॉडरेट, मीडियम, हाई रिस्क टेकर हैं आप, बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करें। और ये इंसान जानता है, और हमेशा स्मॉल स्टार्ट करें। फॉर इंस्टेंस आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं, टेक्निकली आपका रिस्क 5% से ज़्यादा बनता नहीं है एट एनी गिवन नंबर। उसके साथ आप इनिशिएट करें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, देखें, रियल इस्टेट ही पाकिस्तान का एक टूल रहा है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं रहा है। मेरी अपनी पर्सनल ज़िंदगी की पहली हार्ड अर्न इनकम को मैंने कहाँ लेके गया था? रियल इस्टेट। वो रियल इस्टेट मैंने सोचा था कि ये कुछ अप्रिशिएट करेगा, लेकिन वो कभी अप्रिशिएट नहीं किया, वो वहीं है। पॉइंट नंबर 1, रियल इस्टेट की टूल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक तरह की एक्सप्लॉयटेशन होती है। ना वो गवर्नमेंट को बेनिफिट देती है, ना वो उस इंडिविजुअल को बेनिफिट दे रही होती है। ये सिर्फ पैसे वाले लोगों को बेनिफिट दे रही होती है, जिनके पास बहुत एम्पल मनी है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में कोई 5, 10, 15% ऐसे लोग होंगे जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है। सही बात है। इसका इंक्लूसिविटी पे और इकोसिस्टम पे बड़ा नेगेटिव एक इफेक्ट है। वो क्या है? प्रॉपर्टी होती है आपके लोग 25 करोड़ लोगों के लिए। ऑब्वियसली इतनी तेजी से ये जनरेशन बढ़ रही है, शादियां कर रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है, वी नीड मोर हाउसेस। प्रिसाइजली। अब वो सब अगर अब आपको पता है लोगों के घर बनना ख़त्म हो गया और वो सब कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट बन गया। तो आइडियली दिस वाज नेवर अ टूल। आपने रहना है, प्रॉपर्टी को उसी पर्पस के लिए यूज़ करें। जिस दिन से इसकी इम्प्लीमेंटेशन सही हुई है, आप देखें वो बढ़ नहीं रही है। ये बढ़ने वाली चीज़ ही नहीं थी। आप बिजनेस पे जब इन्वेस्ट करते हैं ना, कॉरपोरेशंस पे इन्वेस्ट करते हैं, लिस्टेड कंपनीज पे, तो आप बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो आपने कहा था सेव इन्वेस्टमेंट्स क्या है, जो चीज़ें चल रही हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, आपने देखा हैवल आई अभी रोड्स पे कितनी नज़र आ रही हैं, BYD की गाड़ियाँ आई हैं, और भी बहुत सारी ऐसी कंज्यूमर FMCGs हैं, आप तपाल और लिप्टन। अच्छा, सो यू सी दीज ब्रांड्स, ये चलने वाली चीज़ें, तो यू यूज़ देम एंड यू सी कि ये बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, और यही आपकी इन्वेस्टमेंट के एरियाज़ होने चाहिए, एवेन्यूज़ होने चाहिए, तो यू स्टे सेफ एंड सिक्योर। सो बाय सेइंग दिस, रियल एस्टेट में इस वक्त इन्वेस्टमेंट थोड़ा ट्रिकी है। देखें, ये कोई बहुत आइडियल टूल होता नहीं है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो इसके अंदर अभी कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक इट्स कबल इस वक्त, टोकनाइजेशन, उसमें आपको और कुछ लिस्टेड कंपनीज भी हो गई हैं। तो उसके बाद ये रियल एस्टेट बन जाता है इकोनॉमी का पार्ट, फॉर्मल पार्ट। ठीक है, फॉर्मल पार्ट है, लेकिन फिर वो कॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट बन जाता है। नहीं, मैं इसलिए भी सवाल करूँ क्योंकि देखें इस वक्त एक अगेन एक नोशन डेवलप हुआ है, चूँकि आशियाना स्कीम या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट्स के जिस तरह के कर्जे मिल रहे हैं सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे, सो लोग जिनके घर नहीं हैं तो ज़रा वो कोशिश करते हैं कि अच्छा हम बैंक से कर्जा ले लें और घर बनाएं, या घर अपार्टमेंट या जो भी वो ले सकते हैं अपने उसमें, वो इसको इन्वेस्टमेंट भी समझते हैं कि ज़ाहिर है बाय डूइंग दिस वो एक सेव कर लेते हैं कि ज़ाहिर है अगर आप बैंक से ले लेंगे, आप सैलरी से एक पोर्शन आपका चला जाएगा, वो समहाउ सेव ही हो जाता है, उनका इन्वेस्टमेंट हो जाती है और रियल एस्टेट में हो जाती है। तो इसलिए भी लोग ये समझ रहे हैं। तो क्या ये जो उसको इन्वेस्टमेंट समझना दुरुस्त ख्याल है? देखें, इसको बिल्कुल दुरुस्त ख्याल नहीं है मेरी ज़ाती राय के मुताबिक। ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव और इसका पर्पस कुछ और है, और लोग ये मसला रहा है, ये प्रॉब्लम था, एज अ प्रॉब्लम इसे रिजॉल्व किया गया है, एंड दिस इज़ वाई यू सी प्रॉपर्टी
आज ये बड़ा मुनासिब आप कह रहे हैं। वाकई देखें कि बात पिछले कई सालों से एटलीस्ट 2 सालों से हम वाकई देख रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं वो हमें रियल कीमतें नज़र आती हैं। अब वो उसमें हमें एकदम नज़र नहीं आता कि अचानक से किसी ने एड्स लगा दी और अचानक से वो कीमतें बढ़ गई, फाइलों की कीमतें बढ़ गई, बिक गई, बाद में कीमतें फिर डाउन हो गई। तो आपने बड़ा अच्छा कहा, कुछ लोगों का तो फ़ायदा हो जाता है बट एंड यूज़र का नुकसान ही हो रहा होता है। सो बड़ा अच्छा कीमतें मेंटेन्ड और जो वाकई दुरुस्त कीमतें हैं वो होनी चाहिए, और वो इस वक्त हैं। और आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि अगर आपने वाकई आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है यानी घर नहीं है तो आप उस तरफ बढ़ें। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप सोच रहे हैं वो फिर आपके पास दूसरे एवेन्यूज हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लास्टली वी हैव शॉर्ट टाइम। कर्ज़ लेते हुए भी हम कुछ गलतियाँ करते हैं। हम अक्सर लोगों को ये कहते सुनते हैं कि बस कर्ज़ लिया था, फिर उतारने के लिए भी कर्ज़ लिया और फिर कर्ज़ लिया और यूँ हम कर्ज़ में डूबते चले गए। कर्ज़ लेते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अपनी इनकम को, अपने डायनामिक्स को समझते हुए कि अच्छा मैं इतना कर्ज़ ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। देखें, कर्ज़ बहुत सिचुएशनल और सब्जेक्टिव चीज़ है। ठीक है। और यूजुअली जो कर्ज़ लिया जाता है वो हालात व वाक़यात के पेश बिल्कुल नज़र, ऐसे ही है। तो वो जो सिचुएशन होती है वो बेहतर डिटर्मिन कर सकती है कि आप कितना कर्ज़ लेते हैं, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में तो आप कर्ज़ लेते ही नहीं है। बिजनेस कर्ज़ आपको बड़ा ड्यू डिलिजेंस के बाद देता है, तो वो आपको ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको लोन दे। वो देखेगा आप डिज़र्व कितना करते हैं, आप आपका एब्सोल्युटली वो पूरा आप चेक कर लेंगे कितने पानी में आप। लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है तो अगेन आपका कर्ज़ आपकी टोटल इनकम को अगर आप 1/3 फोल्ड करें, फॉर इंस्टेंस आप 1,75,000 कमाते हैं तो 25,000 रुपये से ज़्यादा आपका कर्ज बनता नहीं है अगर आप उसको कंपाउंड करें मंथली बेसिस के ऊपर। जो आपकी इनकम है उसका 1/3 आप कर्ज ले लें तो आपके लिए पे बैक करना आसान है, वरना अगर आप ज़्यादा कर्ज लेना चाहते हैं फिर इनकम बढ़ाएं। क्यों ज़ाहिर आपको मिलेगी भी नहीं ना उस लिहाज से। नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सबीन से कहूँ मुझे पैसे चाहिए तो मैं उतने लूँ जितनी मेरी इनकम का 1/3 हिस्सा है, जितने मेरे पास होंगे। ये भी डिपेंड करता है, बट हम बैंक के पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली कोई ऐसी जो स्कीम्स बैंक के पास तो होते हैं, वो मैं क्यों नहीं देता, क्योंकि आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते ना। आपकी सैलरी, आपका एक लिमिट है और फिर ऑब्वियसली ओवरऑल जो है वो फाइनेंशियल आपको निकलता है ना कि एक्सपेंडिचर से। और इसके अलावा ये कि ज़ाहिर है जो हम आगाज़ में बात की, जो इवेंट आपका है इस्लामाबाद में, बड़ा ज़रूरी है कि जो इस्लामाबाद में है वो ज़रूर अटेंड भी करें, ताकि अगर आपके पास एवेन्यूज़ हैं यहाँ पे तो आप उनको टैप कर सकें, आप समझ सकें। सबसे बुनियादी बात ये होती है कि आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं। हो सकता है आपने ना इन्वेस्ट करना, हो सकता है आप बिल्कुल उसको ना समझें, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ख़वातीन को यहाँ पर स्पेशली कहूँगी कि प्लीज़ अटेंड ज़रूर करें, बिकॉज हमें हमेशा से बताया जाता है कि जो घर के फाइनेंसेस होते हैं ना, हमेशा देखते हैं कि मर्द डील कर रहे होते हैं, तो हमें हमेशा थोड़ा साइड पे रखा जाता है जिससे वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। और जब आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते तो जाहिर सी बात है उसमें आपका नॉलेज उतना नहीं हो पा रहा होता, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप कॉन्फिडेंस लूज़ करती हैं ख़वातीन। सो आई रियली वांट कि लड़कियां जितनी ख़वातीन देख रही हैं वो जाएं और अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट ज़रूर करें, ताकि आपको भी पता हो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी चाहिए, ना कि ये कि आप घर के मर्द से पूछ रहे हो। मशवरा लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, आप ज़रूर मशवरा लें, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर भी होना चाहिए कि मशवरे के बाद फ़ैसला करने की स्ट्रेंथ आपके अंदर हो, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जब हम मुस्तकबिल की बात करते हैं किसी भी कौम के, तो हमारी निगाह बच्चों की तरफ होती है। हम देखते हैं कि हम बच्चों पे किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों पे किस तरह से काम हो रहा है। और बिलखुसूस जब हम अंडर प्रिविलेज इलाकों की बात करते हैं या हम स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करते हैं, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है किस तरह से हुकूमत और किस तरह से इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। बहुत से इंडिविजुअल्स भी ज़ाहिर अपने तौर पर काम कर रहे होते हैं। आज एक ऐसी मेहमान ने में ज्वाइन किया है जिन्होंने 2017 से इनिशिएटिव लिया, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और इस तरह टीम बनती चली गई। पूरे मुल्क में इस वक्त वो काम करें और स्ट्रीट चिल्ड्रन पर काम करें। बिलखुसूस जो उनकी जो सोच है कि टर्निंग अ स्ट्रीट चिल्ड्रन टू एन आर्टिस्ट, इट्स वंडरफुल। तो आज हम इससे मुतालिक भी बात करेंगे और कुछ और उनके प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर वो इनिशियली इस वक्त काम कर रही हैं। बिल्कुल, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं जी फातिमा असद साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं, आज से किक ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा इलाबोरेट कीजिएगा प्लीज़।
हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, इको होप ट्रस्ट, एंड वी आर वर्किंग फॉर द सस्टेनेबल टुमारो। एंड हम यूथ के लिए काम करते हैं, हमारी यूथ आने वाला कल और रे ऑफ होप है हमारे लिए। जैसे कि आपने बताया कि हम बेसिकली बैगर या स्ट्रीट चिल्ड्रन को लेते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं एक आर्टिस्ट में, और हम ऑलरेडी उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे। जैसे हम उनको म्यूज़िक सिखा रहे हैं, आर्ट सिखा रहे हैं, AI कोर्सेज करवा रहे हैं, कैनवा सीख रहे हैं। वो अभी जो हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है दैट इज़ विद यूरोपियन यूनियन, एंड डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट भी उसमें कोलैबोरेटिव होगी, और वो प्रोजेक्ट है ग्लोबल यूथ मोबिलाइजेशन के ऊपर। और उसका जो बेसिक एजेंडा है वो ये है कि हम एक रॉ स्ट्रीट चिल्ड्रन को क्लाइमेट लीडर में कन्वर्ट करेंगे। और आज से हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। ओके, लेकिन इस प्रोजेक्ट से पहले जो आपने बात की ना, इतने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं और टर्निंग अ स्ट्रीट चाइल्ड टू एन आर्टिस्ट, कहाँ पर काम किया? कितने बच्चों को आप लोग आर्टिस्ट बना पाए या स्किल दे पाए? वैसे तो हम ऑल ओवर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली हमारे डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट SDGs हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट है वो हमारा इस्लामाबाद में ऑनगोइंग है, एंड मोर देन 200 चिल्ड्रन हमारे साथ रजिस्टर हैं, जिसमें से 50 स्ट्रीट चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनके आउटपुट नज़र आ रहे हैं, जो अब आर्टिस्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत अच्छा वायलिन बजा लेते हैं, हमारे बच्चे ड्रमिस्ट हैं, हमारे बच्चे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिंगिंग में बहुत अच्छे हैं, कुछ जो आर्टिस्ट हैं वो लिटरली प्रॉपर स्केचिंग सीख रहे हैं, पोर्ट पेंटिंग, कैंडल मेकिंग, ये सब चीज़ें, रेजन आर्ट, ये सब हम उनको करवा रहे हैं। कितना मुश्किल है ये स्ट्रीट चिल्ड्रन को, स्पेशली जब हम बैगर्स की बात करें, उनको आर्ट की तरफ लेकर आना, किसी प्रोडक्टिव चीज़ के लिए की तरफ लेकर आना। क्रिटिसिज्म इस बात पे ज़रूर हो सकता है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने हमेशा देखा है कि इन बच्चों को ट्रेन इस तरह से किया जाता है। मैं माफिया की बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के जहन जो है ना वो इतने फ्लेक्सिबल, इतने फ्रेजाइल होते हैं, आप जिस तरह से उन्हें मोल्ड करना चाहो मोल्ड हो जाते हैं। तो ये मासूम बच्चों को जिस तरीके से ट्रेन किया जाता है, इनको तो मेहनत की आदि या क्रिएटिविटी की तरफ तो ले जाया ही नहीं जाता ना। सिर्फ ये होता है कि आप दिन के इतने पैसे कमाओ और मतलब प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ नहीं ले जाए। तो वो माइंडसेट, क्या इंसेंटिव देते हैं आप लोग इनको कंसिस्टेंट रखने के लिए? कैसे आप मैनेज करते हैं? हाउ चैलेंजिंग इट इज़? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत इजी था। लाइक हम इनके साथ 5 साल से कनेक्टेड हैं और 3 साल से ऑन फील्ड हैं, तो हमने बहुत से हर्डल्स देखे। और डेफिनेटली पेरेंट्स का यही रिजिड रिस्पॉन्स होता है कि हम क्यों बच्चे को आपके पास भेजें। बेशक हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी है, लर्न करेगा, स्किल सीख के खुद कमाएगा, बट द थिंग इज़ दैट कि उनके घर 1000-1500 दिन का आ रहा है, ठीक है, वही बच्चा और जॉब्स कर रहा है, साइकिल ठीक कर रहा है, कभी मतलब और जॉब्स कर रहा है, तो वो इस चीज़ पे एग्री नहीं होते। लेकिन डेफिनेटली आपको एक कम्युनिटी सर्वे करना पड़ता है, उनकी इमोशनल कनेक्टिवनेस पे काम करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। या दैट्स नॉट इनफ। लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि आपको रे ऑफ होप बनना है। इस यहाँ पे पता है बात ज़मीन क्या है कि माइंडसेट का इशू है, ठीक है। हम सब ने एज एन एक माइंडसेट जनरेट कर दिया कि ये बच्चा बिलोंग करता है भीख मांगने से, या ये बच्चा इतना कैपेबल नहीं है कि ये स्किल नहीं ले सकता। जब हमने इन बच्चों के साथ काम करना स्टार्ट किया था, तो ट्रस्ट मी कुछ ऐसे बच्चे थे जो अपना नाम तक बोलने में हिचकिचाते थे। इवन अ लॉट ऑफ ट्रॉमाज, अ लॉट ऑफ हरासमेंट, एवरीथिंग, लाइक ये चीज़ें वो बुली, ये चीज़ें वो फेस करे थे। और आज वो बच्चा बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको यहाँ पे बैठ के गाना सुना सकता है, वायलिन बजा सकता है। तो ये जो चेंज है ना, बेशक ये 20% चेंज हमने उनमें लाया है, या फिर मैं कहती हूँ, लेकिन ये मेरे लिए रे ऑफ होप है। और ये एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हम माइंडसेट्स बदल सकते हैं, ग्रेजुअली होता है, फ़ौरन से मुआवजे नहीं होते, लेकिन हो जाता है। ये बच्चे कितना गैर महफूज होते हैं बाहर? बहुत ज़्यादा गैर महफूज होते हैं ऑनेस्टली। जो ट्रॉमा इन बच्चों में पाया जाता है, या जो हम कहते हैं ना कि बदतमीज़ बच्चे होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, लेकिन उसकी बेस कोई नहीं जान रहा होता। सो दिस इज़ अ थिंग कि ये वो तबका है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, बहुत निगलेक्टेड है ऑनेस्टली। हम बस ये लेबल कर देते ना कि ये क्या स्किल लेंगे, ये तो कैपेबल, ये तो सोच ही नहीं आती फातिमा। एग्जैक्टली, ये तो सोच भी नहीं आती। सोच मैक्सिमम क्या आती है, अच्छा वो
कुछ खाने को दे दिया, कुछ इस्तेमाल के कपड़े पड़े हुए पैसे थे दे दिए, हाँ पैसे दे दिया, कुछ चीज़ दे मैं दी। इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ कि पैसे क्यों देते हैं हम इन बच्चों को। लाइक अगर जिस बेसिकली हमने ना एक G7 कम्युनिटी को हमने टारगेट किया, जैसे क्रिश्चियन कम्युनिटी, और इनके वालिदैन वो हैं जो हमारे लिए हमारे इदारों में और जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, जमींदार के बच्चे हो गए, मजदूर के, दिहाड़ीदार मजदूर के बच्चे हो गए, बहुत मेहनत, जो मेहनत कश लोग हैं हमारे लिए। और यकीन करें कि मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि ये वो बच्चे इतने निगलेक्टेड बच्चे, और इनका ना ये माइंडसेट डेवलप हुआ था कि हम बिलोंग करते हैं मजदूरी करने के लिए, हम बिलोंग करते हैं कूड़ा चुनने के लिए, हम बिलोंग करते हैं किसी होटल में काम करने के लिए। उनको खुद इस चीज़ का वो अपने अंदर उनकी जो रे ऑफ होप थी वो उस चीज़ को जान नहीं पा रहे थे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। हमने जब उनके साथ सर्वे किए, उनको हमने एक मोटिवेशन दी, उनके लिए डिफरेंट हम मोटिवेशन स्पीकर्स बुलाते रहते हैं ताकि वो एंगेज हों और मोटिवेट हों। तो लिटरली इतना रिजिड रिस्पॉन्स होता था कि हम तो ये नहीं कर सकते, हम तो इससे बिलोंग नहीं करते। और ट्रस्ट मी, आज वही बच्चे हैं कि उनके जब वो आर्टिस्ट बन रहे हैं और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन उनकी हो रही है तो वो खुद इतना प्राउड फील करते हैं। उनके जो खुद मुख्तारी उनके अंदर आई है ना, वही लिटरली सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी कोई स्टोरी आप शेयर करना चाहेंगे किसी बच्चे की जो पहली बार जब आप उससे मिली, और इट कुड बी एनीथिंग, उसका ट्रॉमा भी हो सकता है, उसके मुश्किल हालात भी हो सकते हैं, जिस तरह के कुछ बच्चे अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, और फिर कैसे आपने उसको काउंसिल किया, साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड की, फिर उसको इस तरफ लेकर आए, फिर स्किल सेट सीखा, और अभी जिस तरह आपने खुद कहा कि अभी वो बहुत अच्छे तौर पे आगे बढ़ रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको दाऊद की एक एग्जांपल दूंगी। जस्ट 11 years old बॉय, बैक 2022 में हमें वो बच्चा मिला था, एंड G7 की कम्युनिटी से है, 2 कमरे का मकान है और 10 बच्चे उस मतलब घर में रहते हैं, 2 फैमिलीज़ रहती हैं। और उस बच्चे की जो रेपुटेशन थी वो इस तरह से थी कि ये बीइंग वेरी ऑनेस्ट के बहुत से अनएथिकल चीज़ों में इन्वॉल्व था वो। और वो ऐसा बच्चा था, मैं उसी बच्चे की बात कर रही हूँ कि जिससे लिटरली उससे जब हमने नाम पूछा था तो अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था। और अगर मुझे इंशाल्लाह कभी ऑनर मिला तो मैं उसको यहाँ पे नेशनल टीवी पे लाऊंगी, और जरूर जरूर he will represent, मुझे ये था कि आज भी होना चाहिए था, तो बहुत अच्छा he will represent, वो बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है। Okay, and how old is he now? He's 11 years old, उस टाइम पे था तो अभी 13 का हुआ। ओके, सो अब जब आप उससे बात करती हैं, क्या सोचता है वो दुनिया के बारे में, अपने बारे में, गोल्स क्या उसने सेट किए ओवरऑल? बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो मेरे लिए मोटिवेशन है। अब मतलब मुझे उसको देख के, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में हो तो एक मुकाम ऐसा आता है कि आप थक जाते हो थोड़ा सा ना, कि लोग भी, सोसाइटी भी, एंड एक प्रेशर होता है कि किन लोगों के लिए काम कर रही हो, ये कोई फ़ायदा नहीं है काम करने का एंड ऑल ना, ये लोगों को तो पैसे ही कमाने होते हैं, एंड इस तरह की बातें सुन सुन के आप एक पॉइंट पे थक जाते हो। लेकिन दाऊद जैसे बच्चे मेरे लिए मोटिवेशन है कि हमने काम करते रहना है, कुछ तो चेंज आएगा। सही बात है। अब ये तो हम बात की जो इतने अरसे से माशाल्लाह आप लोग काम करें, स्पेसिफिकली इस्लामाबाद में आपने जिक्र भी किया। अब जो आप जिक्र कर रही थी, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, जो यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग स्ट्रीट चिल्ड्रन को पिक करेंगे और क्लाइमेट लीडर्स बनाएंगे, तो क्या वो भी इस्लामाबाद में हो रहा है या कि वो किसी और हिस्से में आप लोगों ने इसको किक ऑफ करना है? थोड़ा सा डिटेल्स अगर बताएं। वो हम ट्विन सिटी में कर रहे हैं, लाइक इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों में। इस्लामाबाद में G7 में एंड रावलपिंडी में चाकरा में हमने आइडेंटिफाई किया है। इस प्रोजेक्ट का बेसिक मकसद ये होगा कि हम क्लाइमेट वॉरियर्स बना रहे हैं, और हम इन्हीं स्ट्रीट चिल्ड्रंस को, अपनी यूथ को क्लाइमेट लीडर्स बना रहे हैं। और ये वो बच्चे होंगे जो एक वेस्ट लैंड को, जो कूड़ा हर, यकीन करें रावलपिंडी के आप इधर से 5 मिनट का डिस्टेंस करते हैं आपको वेस्ट लैंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग कि हम एक वेस्ट लैंड को अर्बन गार्डन में कन्वर्ट कर रहे हैं। Okay. और खूबसूरती इसकी होगी कि हमारे बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं उनको हम कंसीडर कर रहे हैं, उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में वर्कशॉप्स होंगी जिसमें हम सॉइल प्रिपरेशन की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे। और जब हम अर्बन गार्डन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो करेंगे। एंड ये प्रोजेक्ट सस्टेन इस तरह से करेगा कि आफ्टर 7-8 मंथ्स जब ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो हो जाएंगी तो हम अपने बच्चों से ही इनकी न्यू इनोवेटिव पैकिंग के थ्रू एंड डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू इनको हम रीसेल करवाएंगे। तो ये सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट होगा और हमारे बच्चों के लिए एक वे ऑफ इनकम भी है एक। और बात वही है कि चैलेंजिंग ये लग रहा है अभी भी, बिकॉज ऑब्वियसली इसको सस्टेनेबल बनाना एंड देन लॉन्ग टर्म लेके चलना। बट देन अगेन आपने बड़ी प्यारी बात की इससे पहले कि
मुश्किल होती है लेकिन हो जाता है उसके बाद। नामुमकिन आप कुछ नहीं है, नामुमकिन exactly, नहीं है और exactly. आपने सिर्फ मोटिवेटेड रहना है, Exactly. ये ज़रूरी है। कितने बच्चे होंगे ये भी बताइएगा और कैसे आप लोग पिक करेंगे इन बच्चों को? अच्छा, पहले चीज़ प्रोजेक्ट्स करना मुश्किल होता था। मैं आई हैव ऑलरेडी डन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, नेशनल लेवल पे हमने काम किया है एंड अभी ये अचीवमेंट है हमारी कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ काम करें। तो पाकिस्तान में रह के अपने मुल्क को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना, वो भी हमारे यही बच्चे जो हम कहते हैं कि जिनको हम पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, वो ग्लोबली प्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज़ द थिंग कि पहले मुश्किल होती थी, लेकिन अब जब हम 3 साल से इनके साथ काम करें तो ये हमारे साथ रजिस्टर्ड बच्चे हैं। ओके, तो अब हमें किसी सर्वे अच्छा, की ये ज़रूरत नहीं ऑलरेडी है। रजिस्टर्ड बच्चे हैं Yes. आप? अच्छा, कोई नए बच्चे रजिस्टर होना चाहें, क्या वो भी पॉसिबिलिटी Yes, है? वो भी हो और सकते क्या हैं। क्या Exactly. उसकी है हमारे possibility? 50 बेनिफिशरीज हैं जो ऑलरेडी हम इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं बच्चों के साथ क्लाइमेट चेंज पे, लेकिन जो डेफिनेटली से आपने कहा कि और बच्चे रजिस्टर होना चाहें तो रावलपिंडी के जो बच्चे हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, वो हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट चाकरा में भी कर रहे हैं। सही। तो वहाँ पे हम डेफिनेटली न्यू रजिस्ट्रेशंस लेंगे, लेकिन वही बात है कि उतना डिफिकल्ट नहीं रहता जब आपने ऑलरेडी काम किया हो। Exactly. आपके पास एक आपने कम्युनिटी से में आपका वैसे भी एंगेजमेंट ऑलरेडी है, आप लोग जानते साइकोलॉजिकली हैं। समझते हैं बच्चों को ना, तो यू नो कि आपने कनेक्ट कैसे करना है। एग्जैक्टली। और समहाउ ये भी कि वो अगर किसी बच्चे को आप काम करते देखते हैं तो कोई और स्ट्रीट चाइल्ड वो भी शायद इंस्पायर हो जाएगा और वो भी शायद इस तरफ आना चाहेगा, जैसा सबीन ने भी कहा, वो कैसे आपसे जुड़ सकते हैं। तो वो चाकरा में जिस तरह आपने कहा कि प्रोजेक्ट आपका चल रहा है तो आएंगे। व्हाट्स योर ओन मोटिवेशन? बच्चों के साथ काम करना तो बहुत मुश्किल होता है। वो जो आपने 2-3 लफ्ज़ कहे, मैं लिटरली मैं परेशान उस वक्त से हो गया हूँ कि जब आपने ये भी कहा ना हरासमेंट और ट्रॉमास, लिटरली मैं परेशान हो गया हूँ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं खुद एक मीडिया के से बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। पर्सनली आई एम मीडिया जर्नलिस्ट एंड देन आई कन्वर्टेड टू दिस फील्ड। और उसकी रीज़न एक ही थी कि अराउंड इतना ज़्यादा मतलब लिटरली हर दूसरा बंदा ना आपको डीमोटिवेट करेगा और कहेगा ये मुल्क ही ऐसा है, ये राय ऐसी है, लोग कभी नहीं बदल सकते। तो कब तक हम अपने मुल्क का और अपनी यूथ का नेगेटिव इमेज ही देखते रहेंगे? किसी एक को तो रे ऑफ होप बनना है। मैंने इस पूरे इसमें 3 से 4 दफ़ा रे ऑफ होप बोला। तो मेरा जो मोटिव है ना, या जो मेरी मोटिवेशन है, वो यही है कि यूथ हमारी रे ऑफ होप है, यूथ हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक मेजर फैक्टर है। तो अगर हम यूथ को एम्पावर कर देंगे और इन बच्चों को जो आने वाला कल है, अगर हम इनको एम्पावर कर देंगे ना, तो हमारी नस्लें संवर जाएगी। बहुत मुनासिब बात। मुल्क छोड़ जाना तो कोई हल होता ही नहीं है। Exactly. मुल्क की बुराई करना, सिर्फ एक ही बात करना कि यहाँ पे ऐसा है वैसा है, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। और मुझे दुख और तकलीफ ज़्यादा उस वक्त होती है जब पढ़े लिखे लोगों की तरफ से भी ऐसी बातें सुनने को मिल रही होती हैं। क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है ना, है ना। अगर आप उसका हल मांगते हैं कि प्रॉब्लम आप बता देते हैं, अगर आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे बात करते हैं तो वो शायद सोल्यूशन लोगों के पास भी होता है, क्योंकि चेंज तो आपसे स्टार्ट होता है ना। आप खुद करना नहीं चाहते हैं, देन आप सिर्फ क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उससे हल नहीं निकलता चीज़ों का। बहुत ज़बरदस्त काम फातिमा आप कर रही हैं, आप और आपकी टीम। आज से जो आपका इनिशिएटिव स्टार्ट होने लगे उसके लिए भी गुड लक, एंड ऑलरेडी भी जो आप लोग काम करने लगे, जो चीज़ें पाइपलाइन की हैं, उसके लिए भी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग बेसिकली कम्युनिटी को चेंज कर रहे हैं और चेंज मेकर्स हैं आप लोग। तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। माज़ीन बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। सदाबहार एक मसला चलता आता है और वो मसला है वेट लॉस का। वज़न कैसे कम किया जाए, हर किसी का ये मसला है जी आजकल। नहीं, हर किसी का वैसे हर नहीं किसी का है, नहीं हर है। आई हैव किसी का लॉस्ट 2 kg, नहीं मैं है। परेशान हूँ। हाँ, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा जल्दी गिरना भी शुरू हो जाता है। खैर, इस वक्त आज के जो टॉपिक है, इस वक्त हम बात ज़रूर करेंगे कि वज़न कम कैसे किया जा सकता है। क्या डाइट इस्तेमाल की जा सकती है, आपका ओवरऑल BMI कितना होना चाहिए, कैसे आप इसको, बड़े बेसिक चीज़ें, लेकिन हम आज डिस्कस ज़रूर करेंगे बिकॉज हमें ये भी नहीं पता होता कि इस ब्रैकेट से नीचे आपने नहीं जाना, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका मसल लॉस भी स्टार्ट हो सकता है, आपको वीकनेस भी हो सकती है,
एंड स्पेशली कैसी डाइट रखी जाए कि आपका मसल लॉस ना हो और आपका फैट लॉस हो। सो इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी मिनाहिल हारून और इनकी जो राय होती है वो हमेशा जो है वो हम सब फॉलो कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाहिल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त। बिल्कुल ठीक। आपका भी मसला वैसे ये होता है क्योंकि अक्सर होता है ना फिटनेस एक्सपर्ट्स जो है वो खुद बड़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं वेट के साथ, क्योंकि एडवाइस देना, रूटीन ऐसी हो जाती है, फॉलो नहीं कर पा रहे होते ओवरऑल अपनी डाइट प्लान को। सो ये आपके लिए भी चैलेंजिंग होता है? हाँ, इस दफ़ा तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे सर्वाइकल का इशू हो गया था बेसिकली। तो उसकी वजह से आई हैड टू टेक स्टीरॉइड्स, और जब आप स्टीरॉइड्स लेते हो तो वेट गेन होता है। तो फिर स्टीरॉइड्स के बाद फिर मैं वापस आई हूँ। 15 डेज़ मैंने अपनी डिटॉक्स डाइट की। इसमें ये होता है कि ज़्यादा अगर हम लिक्विड्स का इंटेक करते हैं, जैसे फ्लूइड्स आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। तो वो जिन लोगों को स्टीरॉइड्स लेने पड़ते हैं उनके लिए बेस्ट मेथड होता है कि वो लिक्विड डाइट कर लें। तो उस तरीके से मैंने अपने आप को मेंटेन किया है और मैंने 6 kg गेन कर लिया था, तो वो मैंने लूज़ किया है। ये हम पूछेंगे आपसे वैसे कैसे क्या क्या किया आपने। कुछ हमारे पास लेकिन क्वेश्चंस भी हैं जो हम चाह रहे हैं लाजमी आपसे पूछें उससे मुताल्लिक, क्योंकि बड़े कुछ हमारे नाजरीन भी हैं जो कि इस बारे में ना बात कर रहे होते हैं। चाय नाश्ते से पहले पीनी चाहिए या कि नाश्ते के बाद पीनी चाहिए? चाय जो है वो हमेशा आपने नाश्ते के साथ नहीं लेनी, आपने 30 मिनट्स टू 1 आवर का गैप रखना होता है नाश्ते और चाय में। या तो आप नाश्ते से 1 घंटा पहले चाय ले लें या घंटा बाद। नाश्ते के साथ नहीं लेते क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाश्ते के वो बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होते। ठीक है। जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये अब्जॉर्ब ही नहीं होंगे, तो आपका नाश्ता जो है वो बेनिफिशियल होगा ही नहीं। फिर हम कंप्लेन करते हैं हमारे बाल गिर रहे हैं, हमें वीकनेस हो रही है, न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट हो रहे हैं बॉडी से। चाय वालों को तो फर्क ही नहीं पड़ता इन बातों से। लिटरली वो तो कहते हैं बस चाय दे दें हमें। हाँ। और नुकसानात उन्हें नजर चाय नहीं नहीं आते। कहते, वो कहते हैं मशरूब इश्क पिला दीजिए हमें। नहीं, एक और नाम भी हम लेते थे ना, बादशाह क्या था? मशरूब का बादशाह? नहीं, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड था। आगे हमें माइंड में आता तो हम जरूर करेंगे। लेकिन ये जो एडिक्शन है इसको कैसे खत्म की जाए? देखिए, चाय बुरी नहीं है, चाय को हम किस मेथड से बना रहे हैं वो बुरा है। अब देखिए, ब्लैक टी भी आती है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर वेट लॉस, फॉर डाइजेशन, फॉर योर हेल्थ। लेकिन अगर हम उसमें भर भर के दूध डालेंगे तो वो फिर हमारे लिए चीनी नुकसानदेह हो जाएगी। तो आप बेस्ट तरीका ये होता है आप चाय का कावा बनाएं और मिल्क टी के लिए उसके अंदर 3 टेबलस्पून दूध ऐड कर दें, ज़्यादा ऐड ना करें। और आप 0 कैलोरी जो भी स्वीटनर होता है उसका इस्तेमाल कर लें। घर में जो है वो स्टिविया जो प्लांट है वो आप ग्रो कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने किया है, बस मोटिवेशन की बात है। तो अगर ग्रो नहीं कर सकते तो वो स्टिविया पाउडर्स भी मिल जाते हैं। ऐसे ही है। और मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ बेस्ट तरीका ये, आपने चाय छोड़नी नहीं है। आप अगर 4 कप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरे दिन में 3 कप कर दें, और जो आपका आखिरी कप है उसको आपने डिवाइड करके लेना है, तो आपके 4 कप हो जाएंगे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। बस उसकी क्वांटिटी कम करनी है। जैसे 15 डेज़ के लिए हमने 3 कप किए पहले और आखिरी कप को हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह फिर 15 डेज़ बाद हमने वो चौथा कप ख़त्म कर देना है, तीसरा कप भी ख़त्म कर देना है, और 2 कप को फिर हम हाफ करके लेंगे। तो यानी वो आपके 4 कप्स हो गए हैं लेकिन हाफ क्वांटिटी में। तो उस तरीके से आपने अपने माइंड को डायरेक्ट करना है कि वो चाय जो है ना वो हम सिर्फ बोरियत की वजह से पी रहे होते हैं। जी बोर हो रहे हैं, सर में दर्द हो गया है, कुछ खाने को नहीं है, चाय पी लेते हैं। तो इसकी एडिक्शन जो है वो आप टाइम के साथ ही छोड़ सकते हैं, एकदम नहीं होता। और मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि समझ नहीं आती वैसे वाकई चाय की, कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें नींद ना आए इसलिए हम चाय पी रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही इसलिए हम चाय पी रहे हैं। हम चाय पियेंगे तो हमें नींद आएगी। सो ये वाकई ये आपकी ये माइंड गेम है सारी, कि आपने अपने दिमाग को किस तरीके से ट्यून किया हुआ है। ऐसा ही है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन कम करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है इसका फ़ायदा नहीं, आपको नुकसान होगा। अच्छा मिनाहिल, हमेशा आप बताती हैं कि ये चीज़ें खाएं जिससे आपका वज़न जो है वो कम हो सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ें जो कि हम अपनी डाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा वज़न कम हो, लेकिन वो वज़न बढ़ाती रहती हैं, उससे वज़न कम नहीं होता और हम सबको अवेयरनेस नहीं है? अच्छा देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, जो मिथ्स हैं। जैसे हम पूरे सुबह खाली पेट ब्लैक कॉफ़ी ले लेते हैं लेकिन पूरा दिन हम कोई डाइट का कंट्रोल नहीं करते। तो ब्लैक कॉफ़ी कोई मिरेकल नहीं है कि जिसको आप खाली ले रहे हो, ठीक है। तो एक तो मिथ ये होगी। सेकंड मिथ ये है कि 4 कप ग्रीन टी पीने से वेट लॉस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 2 चम्मच भी ग्रीन टी के पी रहे हैं तो आपको वही इफेक्ट मिलेगा। ठीक है। 1 कप पी लें, 4 कप ना पिएं, इससे फिर डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है बॉडी में।
थर्ड मिथ ये है, लोग समझते हैं कि हम जो ब्राउन कलर की ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड भी जिसको कहते हैं, वो खाएंगे तो ही हमारा वज़न कम होगा। आप रोटी भी ले सकते हैं, एक ही बात है। सुने कोई भी फूड आइटम आपको वेट गेन या वेट लॉस नहीं दे सकता। It's इट्स portion ऑल control. अबाउट, हाँ, इट्स ऑल अबाउट योर कैलोरी काउंटिंग। और इसके साथ ये है कि स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नींद नहीं ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, तो आपका वजन कम नहीं होगा, आपको मुश्किल आएगी। अच्छा हाँ, तो ये सारे मिथ्स हैं जिनको आपने अच्छा, वैसे नहीं वाकई करना। ऐसे होता है कि जब आपकी नींद जो स्टार्ट डिस्टर्ब होती है, आप जब सुबह उठते हैं शायद 1 घंटा 2 घंटे की नींद के बाद, तो आपका फेस जो है वो स्वेल सा हुआ होता है, जैसे आपको ब्लोटिंग सी फील हो रही है, ये जॉ लाइन जो है यहाँ पे आपको ऐसा फील हो रहा होता है जैसे आपका फेस एकदम से ब्रॉड हो गया है। सो और वाकई अगर आप स्केल पे भी चेक करेंगे तो वजन आपको कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ दिखाई ऐसा देता ही है। है। तो इसका इतना इम्पैक्ट होता है? अच्छा, होता ये है कि हमारा जो ईटिंग पैटर्न होता है ना, वो फिक्स नहीं होता। जब हमारी टाइमिंग फिक्स नहीं है सोने की, तो हम क्या करते हैं, हम खा के सो जाते हैं। अब होता ये है कि जो नींद मिलनी थी वो नहीं मिलती, हमारी बॉडी जो है ना वो डाइजेशन में ही लगी रहती है रात को। तो वो नींद उस तरह से हमें मिल नहीं पाती, डाइजेशन भी सही नहीं हो पाती, क्योंकि हम खा के सो गए हैं। तो अब सुबह क्या होगा, हम उठेंगे तो हमें स्वेलिंग, क्योंकि बॉडी ने सही से उसको डाइजेस्ट ही नहीं किया, तो फिर ब्लोटिंग भी होगी, कॉन्स्टिपेशन भी होगी। तो इस वजह से आपकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सोने से 2 घंटे पहले खाना बंद कर देना। लेकिन ऐसा क्या खाएं या ऐसी क्या रूटीन रखें कि सोने से पहले भूख ना लगे? हाँ, लगती है ना, बंदा कहता है कुछ खाऊंगा तो नींद आएगी। ऐसा ही है। अच्छा, ये है कि आपने पूरे दिन में अपना प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा रखना होता है और हाई फाइबर का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें वेजिटेबल्स भी आ गए, स्पगोल आ गया, ऐसी चीज़ें, फ्रूट्स। तो अब इसमें एक बेसिक सा हैक मैं बता देती हूँ कि आपने स्पगोल ले लेना है, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून, उसको 1 गिलास पानी में डाला और लंच से पहले उसको पी लें। ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी और आप खाना कम खाएंगे, तो फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। चिया सीड्स के लिए भी है, चिया सीड के लिए भी ऐसे ही है। हाँ जी, जितनी भी हाई फाइबर चीज़ें हैं वो आपको हेल्प करेंगी। तो इस तरह से कर सकते हैं। और आप प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कबाब हो गए, 3 कबाब ले लिए और फिर उसके घंटे बाद थोड़ी सी ग्रीन टी पी ली, फिर सो गए, ज़्यादा हैवी ना खाया। ओके। तो इस तरह से आप रोटियां ना खाएं ना, एक रोटी हाँ, है, कार्ब्स कबाब ना खा खाएं, लें। प्रोटीन और फाइबर ले लें। अच्छा, रात को रोटी ना खाएं? अगर आप फौरन सो जाते हैं, आपका टाइम ऐसा है, तो फिर रोटी ना लें, प्रोटीन और फाइबर का इस्तेमाल करें। 7 बजे आप अगर डिनर कर लेते हैं और 10 बजे आपकी नींद आप अगर सोते हैं, तो फिर तो 3-4 घंटे का जो फर्क होता है वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको ना डाइजेशन नहीं हो रही होती, उनको फीलिंग ऑफ गैस रहता है और ब्लोटिंग रहती है, तो फिर वो रात को खाना जो है वो अवॉइड किया करें। और सैलड भी अगर लेना है तो आपने उसको थोड़ा सा सॉटे करके लेना है। सही। वैसे ही अगर आप सैलड ले लेंगे तो वो ब्लोटिंग को और ज़्यादा बढ़ाएगा। अच्छा, ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी टीज होती हैं, ये रात में जो लोग लेते हैं, क्या ये इफेक्टिव होती है? इसका बेस्ट टाइम क्या होता है? लेट्स सपोज रात को जब आपने खाना खा लिया एंड देन आपको ब्लोटेड फील हो रहा है, तो अक्सर लोग होते हैं ना वो अजवाइन डालते हैं, साथ सौंफ एंड देन हल्दी डाल दी और फिर उसका एक कहवा बना के वो पी रहे होते हैं। तो ये कितना इफेक्टिव होता है और क्या रात को इसके नुकसानात भी होते हैं? नहीं, इसका नुकसान नहीं होगा आपको, लेकिन यह है कि कुछ लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है, जिनको मसला रहता है ज़ीरा सौंफ से, कुछ लोगों को मसला भी होता है। तो अगर तो आपको मसला है तो फिर आप ना लो, लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक रहते हैं तो फिर आप ले सकते हैं। बेस्ट रेसिपी ये होगी कि आपने 1 गिलास पानी ले लेना है, उसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी और थोड़ी सी सौंफ, उसको आपने उबाल लेना है और वो वाला कावा आपने पीना है। कावा जो है वो 1/2 कप ही रखें और वाटर इंटेक अपनी अच्छी रखें। अगर आप कावों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वाटर इंटेक बहुत अच्छी होनी चाहिए। सही। ओके। विसरल फैट, स्टबन फैट, ये चर्बी के पल्ले जो लटके होते हैं, जो कि सबसे मुश्किल काम लगता है लोगों को कि इसको कैसे ख़त्म करना है, कोई तरीका बताएं? बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी। आपने ना 40 रुपए का बिस्किट नहीं लेना, 40 रुपए के अंडे लेने हैं। ठीक है। आपने बाहर से 500 रुपए का पिज़्ज़ा नहीं खाना, आपने प्रोटीन लेना है जिसमें चिकन हो गया, उसको घर में खुद बनाएं। ठीक है। आप 100 रुपए की जाके दही ले लें, बिल्कुल या थोड़ा सा दूध ले लें, उसका इस्तेमाल करें। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आप नेचुरल और होममेड चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये बेली फैट वाला इशू नहीं होगा। ओके, चला भी जाएगा, जो है मौजूद है। उसके लिए तो आपको फैट लॉस करना पड़ेगा ना, अब तो वो आ गया है। उसके लिए आपने अपनी कैलोरी काउंटिंग का खास ख्याल रखना है। और जो बेस्ट टिप इसमें यह है कि खाने के बाद आपने 15 मिनट जो है ना वो वॉक करनी है। ओके। 2 टाइम कर लें, लंच के बाद, डिनर के बाद, और अपने कैलोरी काउंटिंग पे ज़रा ध्यान दें। अगर पहले 3 रोटियां खाते हैं तो आप 2 खा लें। प्रोटीन को ज़्यादा रखें, फाइबर को ज़्यादा रखें, बिल्कुल ठीक है। कार्ब को कम रखें। अच्छा, खाने के फ़ौरन बाद वॉक करना, क्या ये रिकमेंडेड है?
देखिए खाने के फ़ौरन बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपने खाना खाया है फिर वही डाइजेस्ट हो रहा है। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका फ़ैट कम हो तो आपने जो है वो थोड़ी भूख रख के वॉक करनी है, ओके, ताकि फैट बर्निंग में तो आपको खाने हेल्प से मिले। पहले वॉक ज़्यादा सही नहीं है। हाँ। जैसे रमज़ान में बड़ी अच्छी हाँ। रूटीन होती थी ना कि आपने रोज़ा रखा है पूरा दिन, और उस वक्त जो लोग अगर 15-20 मिनट की भी आपकी वॉक हो जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं क्या अकम्प्लिश कर लिया, और वाकई और आपके मैंने एनर्जी देखा है लेवल भी लोगों का बहुत weight अच्छे loss रहते हुआ है। हैं, आप एनर्जेटिक भी रहते हो। तो ये है कि खाने के बाद आप कर सकते हो वॉक, लेकिन वो इतनी बेनिफिशियल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप फैट बर्निंग पे ही फोकस कर रहे हो तो फिर खाली पेट करें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। अच्छा, अब आजकल इंजेक्शंस का बहुत चर्चा है, हम किसी का नाम तो नहीं ले रहे किसी इंजेक्शन का, बट ज़रा उसमें इंटरनेशनल भी हैं, उसमें लोकल इंजेक्शंस भी हैं, और बहुत ज़्यादा इसका ट्रेंड हमने देखा है पिछले कुछ मंथ्स में स्पेशली। क्या वाकई उससे ये फैट लॉस हो जाता है, और क्या उसको कोई नमी बदल आई मीन ऑल्टरनेट नहीं है कोई कि अच्छा डाइट से या किसी और चीज़ से आप ये सेम वो इफ़ेक्ट हासिल कर सकें जो उस इंजेक्शन से मिलता है? देखिए जितना जल्दी और तेज़ी से आप वज़न को कम करते हैं ना, उतना जल्दी वो वज़न वापस आता है। ओके, ठीक है, तो अब जितने भी वेट लॉस इंजेक्शंस हैं वो क्या करते हैं कि लिमिटेड टाइम के लिए आपका एपेटाइट जो है वो कम हो जाता है, तो आप वज़न भी कम कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो आप छोड़ेंगे तो आपका वज़न वापस आ जाएगा। अगर आपने अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं रखा, आपने कोई डाइटिशियन हायर नहीं की, कैलोरी काउंटिंग नहीं सीखी, तो आप दोबारा उसी लाइफस्टाइल में जाएंगे और उतना ही वज़न गेन हो जाएगा। तो उसका आपको कम टाइम के लिए फ़ायदा है। जैसे किसी ने सर्जरी करवानी है, किसी को डायबिटीज़ का इशू हो गया है, तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। इतना ज़्यादा है कि उसकी हाँ। नीज पे, उसकी हेल्थ पे ऐसे ही उसका है। बुरा असर हो या रहा वो है, तो डायबिटीज़ में फॉल कर रहा और है। वो बहुत जल्दी जल्दी अगर अपना वजन नहीं, क्योंकि इट टेक्स टाइम ना, लेकिन जब तक ऐसा वो ही है। वजन कम करेंगे तो उनके नीज खराब हो जाएंगे या उनकी हेल्थ पे बाकी बुरा असर पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन के तहत इस्तेमाल करें, बट ये बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर कि आपने फिर उस लाइफस्टाइल को कैरी करना है आगे। ऐसा ही है, आप कैरी नहीं करेंगे तो वो कोई मैजिक नहीं है जो सारी उम्र के लिए बस आपने एक दफ़ा इंजेक्ट किया है तो अब उसके रिजल्ट्स ही मिलेंगे। जैसे ही स्टॉप करेंगे रिजल्ट स्टॉप हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप वेट लॉस इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं ले सकते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगी। जैसे हमारे पास स्पाइसेस में सिनेमन आ जाता है, दालचीनी, उसका इस्तेमाल अगर आप पानी के अंदर करते हैं या दूध के अंदर करते हैं तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आप अपने लिए कावा बना सकते हैं। कावा में आप स्पेरमिंट टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने लंच टाइम पे लेमन वाटर का इस्तेमाल करना है, सुबह खाली पेट ना करें। और ये सारी चीज़ें स्पाइसेस, हर्ब्स, ये आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा ये होता है कि जैसे वेट लॉस इंजेक्शन भी लेते हैं तो फिर हमें भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से वज़न कम होता है। तो उस ट्रिक के लिए यही बेनिफिशियल है कि आप हाई प्रोटीन और हाई फाइबर डाइट पे रहें और कार्ब्स कम कर दें। जिस दिन आपने जब आप कार्ब ज़्यादा लेते हो ना तो ऐसा होता है कि हमें फीलिंग ऑफ क्रेविंग आती है कि भाई हमें जो चीज़ पसंद है अब तो हम वो भी थोड़ी सी खा लें। जैसे मीठा हो गया या आपको बर्गर पसंद है फिर आप वो खाने लग जाओगे। तो और अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना आपने किसी भी चीज़ से। डाइटिंग करें, 5 दिन अच्छे से डाइट किए, 6 डे आप अपने आप को रिवॉर्ड दें, क्योंकि अगर आप रिवॉर्ड नहीं देंगे तो आपकी बॉडी रिवॉर्ड मांगेगी और आपका इतना रिवॉर्ड पैटर्न ना दे दे क्योंकि ये भी समझा। हो जाए। अच्छा, लेकिन देखिए ये भी जरूरी है लोगों को बताना कि चीट डे नहीं होता, चीट मील होता है। चीट मील होता है और उसकी भी एक क्वांटिटी है जो कि आपने माइंड में रखी। अक्सर कहते हैं ना 3 meals a day होता है ना। अच्छा मैं बताती हूँ ना शेफ, ये होता है अक्सर मनाहिल के, मैंने देखा लोगों को ना 6 दिन हफ्ते के टिका की डाइट करते हैं और 7वें दिन पूरा दिन खाते रहते हैं और कहते हैं जी हमारे तो चीट डे आज। तो वो जो कैलोरीज हैं जो आपने पूरा हफ्ता बर्न किए हैं वो कैलोरीज इनटेक आपका एक दिन में हो गया कि अगर आप मीठे खा रहे हैं उसी तरह से और वही चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो फिर फ़ायदा तो नहीं है ना पूरे हफ्ते का। ऐसे ही है। देखिए अगर जैसे किसी ने पिज़्ज़ा खाना है और आपको पता है वो 400 कैलोरी का है तो आप अपने डाइट प्लान, जैसे किसी का अगर 1500 कैलोरी का डाइट प्लान है तो उसमें से आप रोज़ जो है वो 100 माइनस कर लें 4 दिन के लिए, तो आपकी 400 कैलोरी सेव हो गई। तो वो आप 5वें दिन 400 कैलोरी का पिज़्ज़ा खा लें आराम से। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन इसमें भी आपको एहतियात करनी है, आपको देखना है। 1 टाइम आप ये कर सकते हैं। मतलब जैसे लंच में मैंने पिज़्ज़ा ले लिया तो अब डिनर में मैं नहीं ले सकती हूँ, मेरी कैलोरीज पूरी हो गई हैं। तो ये ध्यान भी रखना है, ये नहीं करना कि लंच में भी ले लिया डिनर में भी ले लिया। तो इसमें भी कैलोरी काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी मनाहिल कैलोरीज में हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि कैलोरीज का मतलब ये नहीं है कि बस काउंट ही कर लें। जैसे तले हुए आइटम्स हम कहते हैं कि वो इतनी बुरी कैलोरीज होते हैं कि वो ये वॉक करने से या जॉगिंग करने से, ट्रेडमिल से नहीं उसका फ़र्क पड़ता। तो क्या वाकई दिस इज़ ट्रू?
देखिए, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, बहुत सारे लोगों की मजबूरी होती है वो नहीं छोड़ सकते अपनी पसंदीदा चीज़ों को, तो उनके लिए बेस्ट ये होता है कि वो फ़ैट लॉस कर लें। अब फैट लॉस में क्या होता है, हम फूड आइटम को उस तरह से नहीं देख रहे होते, मतलब कि वेट लॉस में तो क्रैश डाइटिंग में हम कहते हैं जी 3 अंडे खा लें, 3 कबाब खा लें, कार्ब्स कम कर लें, लेकिन फैट लॉस में हमने हर चीज़ देनी है, कार्ब, प्रोटीन, फैट, हर चीज़, और उनकी कैलोरी के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई 90 kg का क्लाइंट आया है तो मैं उसको कहूँगी हम 2000 कैलोरी से स्टार्ट करेंगे। 2000 कैलोरी इज़ अ वेरी बिग मार्जिन। बिल्कुल ठीक तो है। उसमें फिर आपको हर चीज़ खाने को मिलती है। तो जो चीज़ें उनको चाहिए, जैसे कुछ लोग शवारमा पसंद करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमने बर्गर बनाना है, ना तो जिक्र उनको कर दिल फिर करना हम शुरू हो जाता है। हाय, उनको वाकई। फिर हम ऐसी रेसिपीज़ दे देते हैं जो उनकी कैलोरीज में आती हैं। हाँ, आपके साथ ऐसा होता है कोई सुन के एकदम किसी डिश को दिल करता खानी है अब ये? दाल चावल, ओह, उफ, दाल चावल ऑनेस्टली मुझे इतने पसंद है ना, कंफर्ट फूड जो होता है ना, क्योंकि मुझे मेरा कुछ खाने को कभी दिल नहीं अगर कर रहा तो मुझे कोई दाल चावल दे दे तो मैं बड़े शौक से खा लूँगी। सो आई थिंक अच्छा, वो आपको पता है वेट लॉस के लिए ना दाल चावल एक बहुत बुरा कॉम्बिनेशन है। ओह, क्योंकि आप अगर उस वो जो अगर आप बैलेंस देखो, नहीं कर रहे हाँ। फाइबर के साथ। अब देखिए, दाल जो है ना, हम समझते हैं इसी में प्रोटीन है, दाल में कम प्रोटीन और फाइबर होता है, दाल में कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। ओके। तो राइस भी कार्ब हो गया और हमारी दाल भी कार्ब होगी। दोनों कार्ब जब मिल गई हैं तो फिर तो शुगर आपकी बढ़ेगी और वेट भी बढ़ेगा। अच्छा, उसमें बड़ा अच्छा बताते हैं ना आप जैसे एक्सपर्ट्स के, आपने प्लेट को किस हाँ। तरीके से फिल करना है अपनी, हाँ। कि उसमें राइस कितने होने आपने- चाहिए, उसके अंदर दाल कितनी होनी चाहिए, उसके बाद उसके सैलेड साथ कितना सैलेड होना कितना होना चाहिए। चाहिए और फिर योगर्ट होना चाहिए। So, वो जो कॉम्बिनेशन है वो आपको हेल्प कर हाँ। सकता है। लेकिन ये ऐसे प्लेट्स है। कितनी बार खानी है? ये अब वो बताएंगे। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप दाल के साथ प्रोटीन ले रहे हैं ना, जैसे 3 कबाब रख लिए, दाल रख ली, सैलड रख लिया, तो वो फिर आप 2 दफ़ा भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, और लेकिन आपकी कैलोरी जैसे 400 कैलोरीज बन रही है और आपने 800 कैलोरीज कंज्यूम करनी है, 400 आप लंच में लें, 400 डिनर में लें, तो आपका सुबह और रात का हो गया दाल ओके। का। हाँ, तो पोर्शन कंट्रोल, हाँ, portion ये बहुत control है। जरूरी है। 4 दफा नहीं खाना और एक दफा पहाड़ बना के नहीं खाना आपको इसको। मनल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट्स ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, हम लेंगे आपसे इजाजत, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।